अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं सेकंड एग्जांपल रिलेटेड टू एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का जो है वो अभी हम एक जनरल कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि क्या होती है एंट्रोपी एक्चुअली में। डैट इज़ एंट्रोपी क्या होती है? एनर्जी डैट इज़ अनअवेलेबल टू डू वर्क। अब सेकंड एग्जांपल है कि आपके पास एक लेक है और हम सपोज कर लेते हैं कि उस लेक का जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। लेक है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, राइट। और आप उस लेक में आइस आपके पास है, आइस 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 1 kg आइस है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। -1 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकती है। हमें क्या गिवन है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। 1 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम उठा के फेंक देते हैं एक लेक में, ठीक है। और आपसे ये सवाल किया जाता है कि बताओ कि एंट्रोपी में चेंज कितना आया। 1 किलोग्राम आइस को आप लेक में फेंक देते हो, लेक में, जो कि जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछा जाता है कि एंट्रोपी में कितना चेंज आया। कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। अब आपने इसमें प्रॉब्लम को समझना है। चीज़ें आपको पता चल गई हैं। थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम को समझना जो है वही सोल्यूशन है एक्चुअली में। देखें, सबसे पहले जब आपने आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस को जब आपने डाला लेक के अंदर, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो सबसे पहले तो वो मेल्ट होगी। ऑर्डर्ड स्टेट से जो सॉलिड स्टेट में था, आइस जो सॉलिड स्टेट में थी, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पहले मेल्ट होगी क्योंकि फेस चेंज होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर में चेंज हो जाएगी। उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फेस चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो या लिक्विड से गैसेस में, इस चीज़ का हमें पता है, तब भी एंट्रोपी चेंज होगी क्योंकि डिसऑर्डरनेस आ रही है, राइट। हीट उसको मिलेगी तो जाहिर है वो तब भी डिसऑर्डरनेस आएगी। वो हीट कहाँ से मिलेगी? वो 10 डिग्री सेल्सियस लेक से। प्रॉब्लम को समझ रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले तो चेंज जो आएगा, जो हम डेल्टा एस कैलकुलेट करने हैं, वो जो चेंज आएगा सबसे पहले डेल्टा एस बिकॉज ऑफ मेल्टिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उस 0 डिग्री सेल्सियस को, क्योंकि लेक का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो सकता ना, वो तो मतलब कि आप 1 किलो आइस से लेक का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, नहीं, वो कांस्टेंट है 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब वो 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस है 1 kg, वो 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट हुई हुई जो है वाटर में, वो 10 डिग्रीज पे आएगी। उसमें वो हीट लेगी तो उसकी फिर वो डिसऑर्डरनेस आएगी उस क्वांटिटी ऑफ वाटर में, क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आ गई है। अब इन्वायरमेंट, उसकी जो सराउंडिंग है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसको हीट लेनी पड़ेगी सराउंडिंग से। तो अभी इसको कॉन्सेप्ट को समझना, वो सराउंडिंग क्या है? लेक वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो अब वो सराउंडिंग से, लेकिन अब वो सराउंडिंग से ले रही है तो 10 डिग्री, 0 से 10 पे आने के लिए तब भी उसको क्या होगा? एंट्रोपी में चेंज आएगा। ठीक हो गया। तो एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होते हुए एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, फिर 0 से उसी आइस को 10 डिग्रीज पे जाते हुए एंट्रोपी में चेंज आ रहा है। तो ये दो जो हैं वो एंट्रोपी में चेंजेस आ रहे हैं आइस में। तीसरा चेंज क्या है? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हीट लेनी है। हीट कहाँ से ले रही है वो? एक तो हीट उसके अंदर आ रही है ना, हीट आ रही है तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली जब हीट आएगी तो एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी, लेकिन जो वो हीट किससे ले रही है? सराउंडिंग से। तो उस वक़्त नेगेटिव में एंट्रोपी किसकी जाएगी? लेक की। हीट, वो जो 0 डिग्री सेल्सियस को मेल्ट करने के लिए जो हीट दी है वो किसने दी है? लेक ने। फिर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए जो हीट दी है वो किसने दी है? लेक ने। तो लेक की एंट्रोपी नेगेटिव में जा रही है, लेकिन आइस की एंट्रोपी पॉजिटिव में। ओवरऑल एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव या ज़ीरो। रिवर्सिबल के केस में ज़ीरो, या रिवर्सिबल के केस में पॉजिटिव। तो ये हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया। प्रॉब्लम समझ में आ गया तो डेल्टा एस कैलकुलेट करना
आसान हो गया। तो थर्मोडायनामिक्स में आपने प्रॉब्लम को समझ लिया तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। डेल्टा एस, अभी मैं इसको जनरल लिखता हूँ। डेल्टा एस में जो एंट्रोपी में ओवरऑल जो चेंज आ रहा है, ओवरऑल चेंज, अगर सिर्फ आइस की बात करते तो वो पॉजिटिव चेंज होता है। अगर मैं कहता लेक की एंट्रोपी चेंज निकालो तो वो नेगेटिव आती। देखिए वो किस तरह से वो कैलकुलेट कर, चेंज इन एंट्रोपी बिकॉज ऑफ मेल्टिंग प्लस चेंज इन एंट्रोपी बिकॉज ऑफ change in temperature from 0 to 10 plus change in entropy of lake in melting के दौरान जो हो रहा है, प्लस चेंज इन एंट्रोपी जब वो टेम्परेचर 0 से 10 पे जा रहा है लेक का। तो ये 4 तरह की वजह से ओवरऑल एंट्रोपी हमने पॉजिटिव मिलेगी। चलें अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन एंट्रोपी बिकॉज ऑफ मेल्टिंग। ये कोल्ड वाटर जो है 0 से 10 पे आ रहा है, तो चेंज इन एंट्रोपी बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ये निकाल लेते हैं। चेंज इन एंट्रोपी बिकॉज ऑफ मेल्टिंग क्या होता है, डेल क्यू बाई टी एवरेज। अभी हम एवरेज के लिए ले रहे हैं, जैसे अगली एग्जांपल में हम इंटीग्रल भी कर लेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है एवरेज और उसमें। डेल्टा क्यू क्या होगा, अब जब फेस चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा होता है, एम सी डेल्टा टी नहीं लिख सकते हम क्या लिखते हैं, एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, m into latent heat of fusion divided by T average. 1 kg ice, it's 1 latent heat of fusion for ice। ये ख्याल रखना है कि वाटर की डिफरेंट होती है, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफरेंट होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने देखनी है, सॉरी आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो देखनी है, सॉरी एक्चुअली में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आपके पास लेट मी चेक इट फ्रॉम टेबल। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपके पास 334880 334880 33 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किलोग्राम थ्री जॉल्स पर केजी, ठीक है, 334880 जॉल्स पर केजी। ओके, तो टी एवरेज क्या होगा, टी एवरेज क्या होगा, मतलब टी एवरेज इसमें हमें लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वो टी एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में करते हैं तो वो 273 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमें टी एवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो जो एंट्रोपी चेंज हो रही है वो सेम टेम्परेचर पे ही हो रही है। ओके, तो इस तरह से आप मेल्टिंग की निकाल लोगे, इसको जस्ट आपने सिंपल मैथमेटिक्स ही करना है। और आपके पास उसके बाद जो है वो ये आंसर जो है वो आएगा आपके पास 1227 जॉल्स पर 1227 जॉल पर केल्विन। ओके, तो ये आपका जो है वो एंट्रोपी आएगी, पॉजिटिव आएगी इसकी। इसको मैं लिख देता हूँ 1227 जॉल पर केल्विन। इसी तरह आप फिर कैलकुलेट करोगे एंट्रोपी फॉर हीटिंग कोल्ड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एस फ्रॉम 0 टू 10, जब आप हीट कर रहे हो ना उसको, ये वाला मैं निकाल रहा हूँ, क्या होगा, डेल क्यू बाई टी एवरेज इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी बाई टी एवरेज इक्वल्स टू मैस 1 kg है, वो है 4186, क्योंकि अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, इनटू डेल्टा टी क्या होगा 0 से 10, फाइनल टेम्परेचर क्या है 10 माइनस 0, और टी एवरेज क्या हो जाएगा 0 प्लस 10
5 हो जाएगा। 5 को जब आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो क्या होता है 278। तो ये आपके पास पॉजिटिव में ही आ रही है। तो हीट जब ऐड हो रही होगी तो पॉजिटिव ही होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो आएगा वो आएगा 151 जाउल्स पर केल्विन। ओके, तो ये हो गया 151 जाउल्स पर केल्विन। ऑल राइट, जो यूनिट्स आपको पता ही हैं, जाउल्स 151 to 227 आया है, एंट्रोपी चेंज 151। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेक का। अब लेक, जो ये वाली हीट है जो मेल्ट हो रही है, उसमें हीट कहाँ से आई है? लेक से। वो कितनी हीट होगी? उतनी ही हीट होगी जितनी हीट उसको मेल्ट करने में लगी है। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय टी एवरेज, सॉरी टी एवरेज। और ये कौन सा है? लेक के केस में हम बात करें। जो अब इसमें हीट जो है वो कितनी इसको चाहिए थी मेल्ट होने के लिए? वो थी एम सी डेल्टा टी। मतलब इस 1 kg आइस को जितनी हीट चाहिए वो किसने दी है? लेक ने। और किस टेम्परेचर पे दी है? वो टेम्परेचर फिक्स है, ये थोड़ा सा इसमें देखने वाला है। इधर जो हम टेम्परेचर, जो हीट दी है वो है जो इसको इसने अब्जॉर्ब की है, एम सी डेल्टा टी। 1 kg वाटर आइस ने जो अब्जॉर्ब किया वो कितना होगा? 1 kg। और उसका सी जो है वो, मतलब हम लोग इसमें क्या होगा, उतनी हीट होगी MLF जो हमने इधर कैलकुलेट की है जो पहले वाले केस में। लेकिन जो इधर टेम्परेचर होगा वो किस टेम्परेचर पे उसने लेक ने हीट दी है वो वाला लेना है, क्योंकि लेक ने वो हीट दी है उस 1 kg आइस को मेल्ट होने के लिए। लेकिन वो टेम्परेचर जिस पे उसने वो हीट दी है वो लेक का टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 kg इसका, वो जो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। और इसका लेक का जो एवरेज सॉरी एवरेज जो लेक तो एक ही टेम्परेचर पे 10 डिग्री से वो हो जाएगा 283। ठीक है, तो मैस 1 kg LF वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो होगा 334 इंटू 3348880 डिवाइडेड बाई 283। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो, और ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि लेक हीट दे रहा है, जो चीज़ हीट दे रही होगी वो नेगेटिव में उसकी एंट्रोपी जा रही होगी। तो वो नेगेटिव आ जाएगा आपके पास 1183, नेगेटिव 1183 जाउल्स पर के। ये आ जाएगा नेगेटिव 1183। ओके, ये समझ में आ गई चीज़। ये इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट था कि हीट जो दी है आइस को मेल्ट होने के लिए वो लेक ने दी है, और कितनी दी है? जितनी आइस को रिक्वायर्ड थी। लेकिन उसने किस टेम्परेचर पे दी है वो टेम्परेचर हम टी पे लिखेंगे ना। तो वो हमारे पास कैलकुलेट आ गया 1183। अब ये जो अगला है जो 0 से 1, अब देखें इसमें क्या होगा। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 0 से 10 के लिए, इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी एवरेज, या इधर तो अब टी एवरेज देखें, ये होगा एम सी डेल्टा टी। जब वाटर 1 kg जो था उसको, उस वाटर को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड थी? वो तो लेक ने दी है, वो उतनी दी होगी जितना उसको पर डिग्री रिक्वायर्ड था। तो वो तो सेम होगी ना, एम सी डेल्टा टी मैस 1 kg, सी भी वही, वो तो हीट तो सेम होगी। लेकिन किस टेम्परेचर पे दी है? 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो 283 हम लिखेंगे। तो हम सिंपल इसमें मैस 1 kg सी 4186, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? वही जो हमने पहले दिया, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं। जब हीट दे रही होती है कोई चीज़, जो सिस्टम लेक हीट दे रहा है तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है इसका आ रहा है -148, माइनस बिकॉज हीट इज़ गिविंग बाय लेक 148। तो ये आ जाएगा -148। तो इस प्रॉब्लम में जो है वो इस तरह से -148। और अब हम 122 प्लस 151 माइनस 1183 माइनस 148, ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी जो है वो आपके पास आ जाएगा कैलकुलेट होके 47 जाउल्स पर केल्विन। पूरे सिस्टम के जो 47 जाउल्स पर केल्विन, पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी पर केल्विन अनअवेलेबल है वो इतनी है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, किस तरह से था वो हमने बता दिया कि कोई चीज़ लेक दे रही है लेकिन वो किस टेम्परेचर पे हीट
दे रही है तो उसका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा, इसकी वजह से ये आंसर्स भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये था आपका एक प्रॉब्लम। और अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं, और उसमें हम लोग टी एवरेज नहीं लेते। टी एवरेज लेके भी करेंगे तो आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। ऑलराइट, तो हम दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो टी एवरेज लेके किए हमने, दो प्रॉब्लम्स हम इंटीग्रल के साथ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहले 1 kg वाटर है, 1 kg आपके पास वाटर है, और उसका जो H2O वाटर है, और उसको आपने हीट किया है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में, मतलब वो आइस नहीं है, लिक्विड फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो बताओ चेंज इन एंट्रोपी। जाहिर है जब आप किसी चीज़ को हीट कर रहे होगे तो इसकी एंट्रोपी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन जो सराउंडिंग से आप हीट ले रहे हो उसकी एंट्रोपी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। तो अभी हमने इसी को कंसीडर किया है, तो इसकी हमने एंट्रोपी हम ये बता सकते हैं कि हीट हम दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो डैट मीन्स की एंट्रोपी पॉजिटिव ही आएगी इसकी। अब इसको हम देखते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी क्यू बाय टी। ऑलराइट, अब क्या होगा, डी क्यू क्या होता है, एम सी डी टी हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी। एम सी कॉमन है, डी टी बाई टी, और टी जो है वो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, सिंपल। एम सी, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग टी एफ माइनस नेचुरल लॉग टी नॉट, अपर माइनस लिमिट लोअर, एम सी नेचुरल लॉग टी एफ बाई टी नॉट। कितना था मैस, 14186 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर, नेचुरल लॉग टी एफ कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में 3 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टी नॉट विच इज़ 0 विच इज़ 273। सिंपल प्रॉब्लम था ये। तो इस पूरे प्रोसेस में जो आ रहा है वो एंट्रोपी जो आएगी वो आएगी 1306 जाउल्स पर केल्विन। 1 डिग्री जो बढ़ाने के लिए आपको एनर्जी थी, अब इसमें देखें अभी 1 kg था, ये बड़ी एक प्रॉब्लम, इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। अब इसमें आपको कितनी एनर्जी चाहिए थी, 1 डिग्री को इंक्रीज़ करने के लिए 4186 जाउल्स चाहिए थे आपको, 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए 1 kg का। तो उसमें से 1306 जाउल्स जो हैं वो पर केल्विन जो है वो एनर्जी अनअवेलेबल है। ये एनर्जी किस वजह से अनअवेलेबल है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल लॉसेस एंड अदर। आइडियल केस तो नहीं होगा ना, उस वजह से ये एनर्जी अनअवेलेबल है 1306। ओके, तो अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है, एक प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे है आपके पास प्रेशर और एक वॉल्यूम, एक आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोबैरिक, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है, एक गैस जो है वो आइसोबैरिकली हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये प्रोसेस इसका पता है। एक गैस हम आइसोबैरिकली एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, और वो गैस जो है वो 1 मोल है और डायटोमिक गैस है। तो ग्राफ क्या होगा, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और क्या हमें गिवन है, और हमें ये गिवन है कि जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है ना वो है 40 लीटर्स, फाइनल वॉल्यूम जो है वो है 60 लीटर्स। डेसीमीटर क्यूब, इसको 1000 से डिवाइड करके हम लोग मीटर क्यूब में कर लेंगे कन्वर्ट। तो आइसोबैरिकली एक्सपैंड हो रहा है, हमने एंट्रोपी चेंज निकालना है इस प्रोसेस में, ठीक हो गया।
डायटोमिक है, आइसोबैरिकली एक्सपेंड कर रहा है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी टी नॉट टी एफ। डी क्यू कैसे निकलेगा? ये गैस है, आइसोबैरिकली एक्सपैंड हो रही है। आइसोबैरिकली का मतलब है एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी बाई टी टी नॉट टी एफ। ओके, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, डायटोमिक गैस है तो सी पी आप निकाल सकते हो ना डायटोमिक गैस के लिए। तो क्या होता है डायटोमिक के लिए? 7/2R सी पी, हाँ 7/2R। आर इधर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज़ करेंगे क्योंकि मोल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सी पी तो आपका निकल आएगा ना, इससे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, सी पी आपका निकल आएगा। इसका क्या करेंगे अब, इसको देख लेते हैं। सी पी नेचुरल लॉग टी एफ बाई टी नॉट। तो आपको फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर इस गैस का बताना चाहिए। तो इसमें आपको कैसे निकाल सकते हैं, आपको प्रेशर भी पता है, प्रेशर जो है वो 1 atm है। बाय यूजिंग गैस की बात करें तो बाय यूजिंग गैस इक्वेशन विच इज़ पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। टेम्परेचर एट स्टेट 1, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। प्रेशर P1 V1 इज इक्वल्स टू एन आर T1। ओके, टेम्परेचर T1 निकालना है जो कि इनिशियल टेम्परेचर होगा T0, इनिशियल टेम्परेचर ही होगा ना T0, वो हो जाएगा P1 V1 बाय एन आर। प्रेशर आपको पता है वो 1 atm कांस्टेंट है, वो उसको अगर आप उसमें कन्वर्ट करें तो वो होता है 101,300, और वॉल्यूम को आप कन्वर्ट कर दें उसमें मीटर्स क्यूब में, तो वो आपके पास आ जाएगा 0.40 है, तो वो हो जाएगा 0.04 meters cube divided by number of moles is 1, 8.31 and 1 universal gas constant 315। तो T नॉट आपके पास आ जाएगा 487 केल्विन। T नॉट आ गया। टी एफ कैसे निकलेगा? सिंपल PV2 यूज़ करेंगे यहाँ पे, टी एफ या T2 जो भी आप कह लें, वो हो जाएगा P जो वो तो कांस्टेंट है V2 डिवाइडेड बाय एन आर, वो हो गया 101,300 पास्कल्स इंटू V2 हो जाएगा आपका 0.06 डिवाइडेड बाय उसको डेसीमीटर मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब से लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कर लिया, 0.06 इंटू 1 इंटू 8.315। तो आपके पास T2 या फाइनल टेम्परेचर जो है वो आ जाएगा 731 केल्विन। तो आपके पास दोनों टेम्परेचर्स आ गए, टी एफ भी आ गया, टी नॉट भी आ गया, एन भी आ गया, सी पी आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। तो आपके पास जो चेंज इन एंट्रोपी आएगी वो आएगी 11.8 जूल्स पर केल्विन। दैट इज़ द एनर्जी दैट इज़ अनअवेलेबल पर डिग्री चेंज। तो ये था आपका एवरेज टेम्परेचर। अगर हम लोग लेते तो वो किस तरह होता कि 3731 प्लस 487 डिवाइड बाई 2, तो वो एवरेज टेम्परेचर होता। अगर हम इंटीग्रल के साथ कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम को इस तरह से करना है। ओके, तो ये था आपका एंट्रोपी चेंज करने का जो है वो, किस तरह से आप जो है वो किसी सिस्टम की एंट्रोपी को निकाल सकते हैं। गैसेस के आइडियल केस में हमने एंट्रोपी के डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे क्लास में, तो वो आपके जहन में होना चाहिए। उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम शीट भी दी थी आइडियल केस के केस में। तो ये आपको मैंने जनरल बता दिया कि किस तरह से एंट्रोपी जो है वो कैलकुलेट होती है और एंट्रोपी होती क्या है एक्चुअली में, और वो नेगेटिव किस केस में हो सकती है और पॉजिटिव जो वो ओवरऑल होती है। तो ये था आपका थर्ड स्टेटमेंट कि एंट्रोपी जो है वो किसी भी प्रोसेस की वो डिक्रीज़ की तरफ नहीं आती, वो इंक्रीज़ ही हो रही होती है ओवरऑल एंट्रोपी। तो ये थी थर्ड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू।